हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो हैं ही हैं, साथ साथ जैसे कि हमने थंबनेल में देखा है कि 2017 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि जो 2017 टीजीटी कॉमर्स के पेपर में आने वाले हैं। तो इनका जो क्रम होगा वो लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चन रखे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें क्योंकि यह 7 अगस्त 2021 के टीजीटी कॉमर्स पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम अच्छा हो और इसको ज़रूर देख के जाएं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लेखा परीक्षण का वर्ण विषय कंपनी अधिनियम किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है 227(2) में वर्णित है। चलिए इसी साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखा परीक्षण का आरंभ कब हुआ? लागत लेखा परीक्षण का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1965 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित हुआ? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित किया गया? तो इसका आंसर है 1940 में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लिखा करने का वाउचर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विक्रय वापसी बही। आज थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा है क्योंकि मैं शोरगुल वाली जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करें और इसको ज़रूर से पढ़ के जाएं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, F.W. टेलर को किस प्रबंध के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के लिए जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक मनोविज्ञान एवं मानवीय संबंध प्रबंध के बारे में किसने कहा है? तो इसका आंसर है औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में एल्टन मेयो ने व्याख्या दी है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन मेरी पॉकर फ्लोट ने किया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंध की सार्वभौमिकता पर किसने बल दिया है? तो इसका आंसर है प्रबंध की सार्वभौमिकता पर हेनरी फ्योल ने बल दिया है, यानी ये हेनरी फ्योल की योगदान माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेंबर ऑफ कॉमर्स किसका स्वरूप है? तो इसका आंसर है चेंबर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन का स्वरूप है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां निस्तारित होकर एक नई कंपनी बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे एकीकरण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक एवं विनियोग निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है औद्योगिक एवं विनियोग निगम की स्थापना 5 जनवरी 1955 ईस्वी को हुई। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना यानी यूटीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को की गई।
चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को हुई। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मानक लेखा परीक्षा विभाग SAP 1 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्म समन्वय के सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? तो इसका आंसर है, आत्म समन्वय के सिद्धांत की व्याख्या बाउले ने की है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ ब स विश्लेषण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, सामग्री नियंत्रण तकनीक से। थोड़ा आज आप लोग एडजस्टमेंट करिए क्योंकि शोरगुल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वसूली खाता कौन सा खाता है या कौन सा खाता माना जाता है? तो इसका आंसर है, वसूली खाता वास्तविक खाता माना जाता है, वास्तविक खाते के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज जमाव की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर है, शून्यीकरण। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्यानुसार प्रबंध के प्रतिपादक किसे माना जाता है या कौन है? तो इसका आंसर है, पीटर F. ड्रकर को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा किसने दी है? तो इसका आंसर है, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा F.W. टेलर ने दी है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है, खाता बही। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है, ओलिवर सेल्डन। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वार्षिक साधारण सभा के मध्य अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है, 2 वार्षिक साधारण सभा के बीच जो अंतराल होता है वह 15 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए नवप्रवर्तन की भूमिका को महत्वपूर्ण किसने बनाया है? तो इसका आंसर है, शुम्पीटर ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है, CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो इसका आंसर है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अग्नि तथा समुद्री बीमा में लागू होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर है श्री राम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जेनेटिक उद्योग का उदाहरण किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जेनेटिक उद्योग कृषि को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डाल्टन योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है डाल्टन योजना का संबंध हेलेन पार्क से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है PDS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है PDS का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न को यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पहले किस बैंक को बैंक ऑफ इटली के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है सिटी बैंक को। चलिए इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है 1991। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस धारा को कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 388A को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रिकार्डो का लगान सिद्धांत के अनुसार लगान यानी कि किराया किस पर उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर है भूमि की द्विभेदी उर्वरकता पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टोबिन टैक्स किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर है टोबिन टैक्स विदेशी मुद्रा के लेन देन में लागू होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंगुआ यानी लीड LEAD बैंक योजना का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर है नामैन समिति ने, जिसको नैमन समिति भी बोलते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर है हरजुद डोमर मॉडल पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है 1988 ईस्वी में, यानी 1988 में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक AS कौन सा है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 14 यानी AS-14। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरकारी अनुदान का किस लेखांकन मानक से संबंध है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 12 से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रति अंश आय अर्जन का संबंध किस लेखांकन मानक से है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 20 से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऋण से संबंधित लागत का संबंध किस लेखांकन मानक से होता है या किस लेखांकन मानक से है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक
2016 से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी का परिचय किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्याग अनुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो इसका आंसर है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज न देने का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से किसी व्यक्ति को साझेदार किस धारा के अंतर्गत बनाया जाता है? तो इसका आंसर है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31A के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी के अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं, किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोध श्रम साझेदार, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, लाभ हानि अनुपात में सहन करेंगे, इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48A में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, आपको TGT 2021 के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दें। धन्यवाद।